बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में हम देखेंगे कि जब हम बैटरी को किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो करता है। हमने इसमें देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है। इसको एक्सप्लेन किया था एक जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट एक मेटालिक कंडक्टर को लेके, और उसमें देखा कि कितना करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है। और उसने फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए एक लॉ डेवलप किया। उस लॉ का नाम है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट देख लीजिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर etc ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें उसने बताया कि जो करंट किसी कंडक्टर में से फ़्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई किया जाता है उतना ही करंट जो है वो फ़्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके लिए उसने एक कंडीशन लगाई, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर etc ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। उसके लिए कंडीशन ये थी कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर जो है वो चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, यानी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर या फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर जो है वो कांस्टेंट रहे या एक सी रहे। तो इस लॉ को जो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसमें आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं इक्वालिटी साइन से, और उसमें आपको जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। इस वक्त हमारा V इज इक्वल टू IR में R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। R हमारे पास जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। रेजिस्टेंस इस वक्त हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट कैसे है? क्योंकि आपने देखा कि उसने अपने लॉ में एक कंडीशन लगा दी कि टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट जो है कंडक्टर की वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट रहेगी या डायमेंशन या उसकी नेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो उस वक्त जो आपकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर पे, डायमेंशंस पे या फिजिकल स्टेट पे। तो रेजिस्टेंस जो है एक्चुअली क्या होती है, रेजिस्टेंस को समझने के लिए डेफिनेशन देख लें कि इनफैक्ट द रेजिस्टेंस इज मेजर of the opposition to the motion of electrons due to their continuous bumping with the atoms of the lattice। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यानी करंट फ्लो करता है, तो जो उनके रास्ते में एक ऑपोजिशन आती है, यानी उनकी कॉन्टीन्यूस कोलिजन की वजह से वो कॉन्टीन्यूसली कोलाइड करते हैं एटम्स ऑफ द लेटिस के साथ, यानी जिस कंडक्टर में से वो फ्लो करते हैं उसके एटम के साथ कॉन्टीन्यूसली कोलाइड करते हैं। तो उनके रास्ते में एक जो रुकावट आती है या मुखालफत आती है, ऑपोजिशन आती है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मेजर किया जाता है ओहम में, यानी इसका जो यूनिट है वो ओहम है। अब आप इसमें देखें कि आपने ओहम्स लॉ में देखा कि V इज इक्वल टू IR है, तो उस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो R इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, V ओवर I होगा। तो R यानी रेजिस्टेंस को अगर आप ओहम्स में ले लें, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस V को आप वोल्ट्स में ले लें, और करंट जो है उसको आप एम्पेयर्स में ले लें, जो कि इनके तमाम के SI यूनिट्स हैं, तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम होगी जब करंट 1 एम्पेयर फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट अप्लाई किया जाएगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो आप देखेंगे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम होगी। तो ये ओहम की क्या है, डेफिनेशन है। अभी जो ओहम है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये इसका सिंबल दिखाया गया है, द सिंबल ऑफ ओहम इज सिग्मा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने तमाम जो आपकी क्वान्टिटीज़ हैं उनकी SI यूनिट्स को यूज़ किया है, यानी आपने जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट ओहम को यूज़ किया है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट्स को यूज़ किया, और इसी तरह करंट के लिए एम्पेयर्स को यूज़ किया है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं सैंपल ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू ओबे ओहम्स लॉ इफ इट्स रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर तो आप देखते हैं कि कंडक्टर जो है वो ओहम्स लॉ ओबे करता है, तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसा कि ओहम्स लॉ की कंडीशन ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर उसकी फिजिकल स्टेट या टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो उसमें आप देखते हैं कि R जो है वो कांस्टेंट है। तो आप अगर इसका ग्राफ देखें किसी भी ऐसे कंडक्टर का जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करता है, तो द ग्राफ ऑफ द V यानी पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I इज़ एग्जैक्टली द स्ट्रेट लाइन। अब आप इसमें फिग में देख सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे कंडक्टर का ग्राफ लें
जो कि V और I के दरमियान में हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में हो, तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, जैसा कि आप फिगर नंबर 13.7 में देख सकते हैं। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट जो है वो क्वांटिटी लेते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो आई है, करंट है, उसको वाई एक्सिस में लिया हुआ है क्योंकि वो डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे वैसे वैसे आई जो है वो चेंज हो जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये ऐसे कंडक्टर्स के लिए हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो ऐसे कंडक्टर जो कि स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को, उनको हम कहते हैं कि ओहमिक कंडक्टर हैं या ओहमिक डिवाइसेस हैं। अगर हम ऐसे डिवाइसेस की बात करें तो ओहमिक डिवाइसेस कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो हम कहेंगे ओहमिक कंडक्टर्स हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। हाउएवर देयर आर डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, लेकिन तमाम डिवाइसेस जो हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दैट इज़ दे आर नॉन ओहमिक। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, तो उसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है फिलामेंट बल्ब्स की, और दूसरी एग्जांपल है सेमीकंडक्टर डायोड्स की। तो इसमें हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और इसमें एग्जांपल लेते हैं फिलामेंट बल्ब की। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द फिलामेंट लैम्प एंड मेजर द रिजल्टिंग करंट पासिंग थ्रू इट। हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं फिलामेंट बल्ब जो है वो आपका जो है टंगस्टन वायर होती है, या टंगस्टन से बना होता है। तो आप उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग करंट जो है वो मेजर करें। इफ़ यू रिपीट द मेजरमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हम डिफरेंट वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की रखते हैं और उसमें हम जो है ये मेजरमेंट अपनी रिपीट करते हैं। ऑन ड्रॉ ऑफ ग्राफ द वोल्टेज V वर्सेस करंट I। आप उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे V वोल्टेज में या पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में। इट विल बी सीन दैट द ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो आप देखेंगे कि फॉर टंगस्टन फिलामेंट लैम्प ये जो आपका ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। जैसा कि आपको 13.8 में दिखाई गई, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि जो स्ट्रेट लाइन आपकी पहले थी उससे थोड़ी सी डेविएट कर रही है। इसमें होता क्या है, आप इसमें देखें, इट मीन्स दैट अ फिलामेंट इज़ अ नॉन ओहमिक डिवाइस। द डेविएशन ऑफ IV ग्राफ, इसको आप IV ग्राफ कह सकते हैं, जो ग्राफ I और V के दरमियान में बनाया जाता है उसको आप IV ग्राफ कह सकते हैं। फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट विद टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो आपका IV ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट किया है, तो इसमें इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रही बल्कि वो चेंज हो चुकी है। अ टॉपिक विच इज़ डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, ये हम जो है बड़ी डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में भी जो है डिस्कस करेंगे, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज़ इंक्रीज फ्रॉम ज़ीरो, होता क्या है कि जब करंट को इंक्रीज़ किया जाता है ज़ीरो से, इनिशियली ज़ीरो करंट था, जब बढ़ाया जाता है द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन इन द इनिशियल स्टेज। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो था वो एक स्ट्रेट लाइन थी। बिकॉज द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विद टेम्परेचर ड्यू टू स्मॉल करंट इज़ नॉट अप्रिशिएबल। उस वक्त जो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ नहीं हुई थी क्योंकि करंट जो था वो बहुत स्मॉल था इनिशियली। एज द करंट इज़ फर्दर इंक्रीज, जैसे जैसे करंट बढ़ता गया हमने देखा द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट कॉन्टिन्यूस टू इंक्रीज, तो उसमें रेजिस्टेंस भी उसके साथ इंक्रीज हो गई, और ड्यू टू द राइज इन इट्स टेम्परेचर, क्योंकि करंट के बढ़ने से आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। जब करंट इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसा कि आपने देखा ड्यू टू कोलिजन। तो वहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फिलामेंट बल्ब की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, जो कि आपको ये ग्राफ शो करता है कि इनिशियली आपकी ग्राफ जो था वो एक स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन बाद में जब आपने देखा जब करंट जो था वो बढ़ गया तो उस वक्त रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर गया। इसी तरह से हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइसेस इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। The current voltage plot of such a diode is shown in the figure number 13.9. The graph is not a straight line, so semiconductor is also a non-ohmic device. इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, फिग दिखाई हुई है 13.9, ये सेमीकंडक्टर डायोड के लिए दिखाई हुई है। सेमीकंडक्टर डायोड में भी आपने V वर्सेस I जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो नेगेटिव में आ रही है, इनिशियली वो नेगेटिव में है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपने करंट को इंक्रीज़ किया है तो वो जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, और एक ख़ास स्टेज पे जाके आपने देखा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो शूट कर गई है जब जो है वो करंट बढ़ाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, रैंडमली चेंज हो रही है, यानी करंट के बढ़ाने से। इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं वो भी आपके नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। तो इसमें ओवरऑल आपने
एक ओमिक डिवाइस के लिए जो ग्राफ है वो किया स्ट्रेट लाइन जो कि था, और दो नॉन ओमिक डिवाइसेस यानी एक फिलामेंट बल्ब और दूसरा सेमीकंडक्टर डायोड के लिए किया, जो कि नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते और उसमें रेजिस्टेंस जो है वो आपकी थ्रू आउट द करंट फ्लो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती।